हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में यानी लेसन 1 के पूछे हुए 4 क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 5वां क्वेश्चन पारावैद्युत शक्ति और पारावैद्युतांक आपेक्षिक पारावैद्युतांक पूछा है। 2 क्वेश्चन। देखिए हम डायरेक्टली इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, या लेसन 1 के पूछा हुआ क्वेश्चन 4 वो आप पढ़ चुके हैं। 2017 तक पूछा हुआ पढ़ चुके थे। अब 2016 में यह क्वेश्चन पूछा था। 2016 में क्या पूछा था कि पारावैद्युत शक्ति एवं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं पहले नंबर तो यह क्वेश्चन दे दिया तो क्वेश्चन को हमें नहीं लिखना है, हमें क्या करना है कि इसको यानी हेडलाइन बनाना है। हेडलाइन में क्या बनाएंगे हम, यानी क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो क्वेश्चन है उसका, मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो 5 लिख करके लिखेंगे आंसर। आंसर में यहाँ पे लिखेंगे पारावैद्युत शक्ति। पारावैद्युत शक्ति हो गया हमारा। पारावैद्युत शक्ति का आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए इसका आंसर मैं मुंह से बोलता हूं, फिर उसके बाद पारावैद्युत शक्ति को ध्यान से समझिए। पारावैद्युत शक्ति होता क्या है? पारावैद्युत शक्ति कहने का मतलब होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह अधिकतम मान, यह एक प्रकार का अधिकतम मान है। यानी पारा बोल सकते हैं हम कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक पारावैद्युत माध्यम और चालक बना रहता है उसे हम पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए इसको लिखते हैं, हम बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह अधिकतम मान, जहां तक पारावैद्युत माध्यम और चालक बना रहता है उसे पारावैद्युत शक्ति कहा जाता है। देखिए जहां तक यह चालक बना रहता है उसे हम पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? पारावैद्युत शक्ति। पारावैद्युत शक्ति कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक पारावैद्युत माध्यम और चालक बना रहता है उसे पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। खड़ी पाइप पैराग्राफ यहाँ करें और लिखे इसे, खड़ी पाइप पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक पारावैद्युत माध्यम और चालक बना रहता है उसे पारावैद्युत शक्ति कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। इसी में आप इतना तक इसका हो गया, लेकिन आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान, यहाँ पे एरो का निशान डाल दीजिए और लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 के पावर -12
कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह हमारा हो गया पारा वैद्युत शक्ति। लेकिन इस क्वेश्चन में आपेक्षिक पारा वैद्युतांक भी बोला है, तो यहाँ पे भी इसका भी उत्तर दे देंगे आपेक्षिक पारा वैद्युतांक। आपेक्षिक पारा वैद्युतांक लिख करके पहले इसे अंडरलाइन कर लें और उसके बाद इसका परिभाषा दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं किसी माध्यम का पारा वैद्युतांक और निर्वात में पारा वैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक पारा वैद्युतांक कहा जाता है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। इसे एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यह लिखा गया है किसी माध्यम का पारा वैद्युतांक और निर्वात में पारा वैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक पारा वैद्युतांक कहा जाता है। तो यह आपेक्षिक पारा वैद्युतांक को एप्सिलॉन आर द्वारा, इसे पढ़ते हैं हम एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि केवल हवा के लिए अधिकांश लिखा जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं एरो का निशान डाल करके हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा या निर्वात में एप्सिलॉन नॉट का मान 1 होता है। तो यहाँ तक आप इसे वीडियो को रोक करके उतार लें और उतारने के बाद अगला क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है चैप्टर 1 से, यानी चैप्टर 1 का पूरे क्वेश्चन है। जितने वीडियो बनते जा रहे हैं सब लेसन 1 का पूछा गया क्वेश्चन VVI प्रश्न है। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखें। देखिए ना, आराम से आप लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के पहले क्वेश्चन लिखते हैं। जिनके पास क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पहला क्वेश्चन से पूछा हुआ नहीं होगा वे हमसे क्वेश्चन ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन चाहिए, हम उसका PDF डाल देंगे। ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यानी एक तरह से सजाया गया है। पूरे क्वेश्चन चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, इस तरह से पूरे क्वेश्चन सजाया गया है जो पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन बोला है, हम 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 5 नंबर पढ़ लिए। यहाँ पे बोला गया है विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को
परिभाषित करें, परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें, तथा इसके एसआई मात्रक लिखें। ध्यान से देखें, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले आपको विद्युत द्विध्रुव जानना होगा, तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे सकते हैं, अन्यथा परिभाषा नहीं दे सकते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले जाने। देखिए, जब भी विद्युत द्विध्रुव को लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। यह हमारा विद्युत द्विध्रुव का आकृति है, माइनस से प्लस की ओर जाता है, यानी इसका दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर। माइनस पहले लिखना है और प्लस बाद में, इस बात को माइंड में ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं कि प्लस को इधर माइनस को इधर लिख देते हैं, यह गलत प्रोसेस है। यह प्रोसेस होना चाहिए माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। क्वेश्चन में पूछता है विद्युत द्विध्रुव का दिशा होता है तो माइनस से प्लस की ओर, ऑब्जेक्टिव देता है। यह मान लीजिए ए है और यह हमारा बी है, यह ए है और यह बी है। इनके बीच के जो दूरी होता है यह हमारा 2l होता है, 2l। तो हम बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक वैसी व्यवस्था यानी जो समान आवेश यानी जिनका परिमाण होगा वह समान होगा लेकिन दिशा विपरीत, यानी परिमाण विपरीत। कहने मतलब परिमाण समान और प्रकृति विपरीत। प्रकृति मतलब यहाँ पे एक माइनस है तो एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ एक प्लस है, और दोनों के बीच के दूरी अल्प दूरी पर अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो ऐसे व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण मतलब कि माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, मतलब है किसी एक आवेश का परिमाण, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और दोनों के बीच के गुणनफल के यानी गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। जैसे ध्यान समझिए, दोनों में से मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित करते हैं तो P वेक्टर बराबर हमारा होगा दोनों में से किसी एक का आघूर्ण, किसी एक का मान। तो मान मतलब हमारा Q होता है और दोनों के बीच के दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी है 2l, तो हमारा P बराबर बनेगा 2ql। तो इस प्रकार से इसी के आधार पर, बस इतने ही के आधार पर परिभाषा लिख सकते हैं। क्या देखे आप, विद्युत द्विध्रुव क्या है तो किसी एक का परिमाण है, तो हम बोल सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ध्यान समझे, कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण यानी दोनों में से किसी एक का परिमाण तथा दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
कहा जाता है। कहा जाता है कह करके यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका हम बोल सकते हैं एकल परिमाण लेकर के, जैसे P इक्वल टू 2QL, मतलब दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लिया गया Q और बीच की दूरी 2L, तो P बराबर 2QL, इतना लिख देना है। बोला है तथा इसका एसआई मात्रक लिखे, ऐसे एरो का निशान डालना है। सूत्र लिखने के बाद नंबर बनाना है, हम जैसे कहते हैं वैसे लिखे, जरूर नंबर आएगा। यहाँ पे ध्यान से लिखें, यही सब तरीका देखता है एग्जामिनर कि आपको लिखने आ रहा है, किस तरीका से लिख रहे हैं, किस तरीका से नहीं लिख रहे हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पे एरो का निशान डालें और लिखें इसका एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपको याद नहीं है और सूत्र निकाल लिए हैं तो एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्यू मतलब क्यू का यानी एसआई मात्रक, क्यू माने आवेश होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और एल माने दूरी है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इसका हमारा एसआई मात्रक बन गया कूलम मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। ठीक है, इसको रोकिए और रोक करके उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यह हो गया तो आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यह 6 था। यह सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछने वाली क्वेश्चन है, यानी पूरे 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जब ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा तो उसके आगे चलेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा जवाब ज्यादा देना है। यहाँ पे देखना है हमें, लिखता है विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। अब बोला है क्यों, इसका जवाब भी देना है, ध्यान से देखेंगे। बोला है क्यों, और साथ ही एक और क्वेश्चन इसमें कर दिया है, क्या, देखिए बोला है क्या दो समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकती है। समविभवी सतह एक दूसरे को काट सकती है। ध्यान से देखेंगे, बोल रखा है कि क्या एक दूसरे को काट सकती है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप लोग जब क्लास में अपने पढ़ रहे होंगे तो उस समय देखे होंगे, जहां भी पढ़े हो पहला चैप्टर, जो नहीं पढ़े हो वो समझेंगे, जो पढ़े हो तो समझे, फिर से समझेंगे। यहाँ पे मान लिया जाए आपको बताया गया था कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक यानी प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे खींच के दिखाते हैं। मान लिया जाए यह एक विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे खींचे
तो यह इस बिंदु का दिशा को दिखा दिए, ए बिंदु है तो यहाँ पे खींचे, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ पे बी का दिशा दिखाया, यहाँ पे खींचे तो यहाँ पे सी का दिशा में, यानी प्रत्येक बिंदु पर दिशा को प्रदर्शित करती है। लेकिन मान लिया जाए यहाँ पे काट दिया अगर एक दूसरे को, तो इस रेखा पर हम खींच दिए तो यहाँ भी यह ए बिंदु का मान लीजिए दिशा को दिखा रहा है, और यहाँ पे खींचे तो यह भी एक बिंदु के यानी यही बिंदु का दिशा दिखा रहा है। यह सतह था, यह एक विद्युत बल रेखाएं थी, यह विद्युत बल रेखाएं दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दी, तो जब काट दी तो यहाँ पे देखें तो यह भी बिंदु मान लीजिए इस बिंदु पर दिशा इधर बता रहा था और इस बल रेखाओं के हिसाब से दिशा इधर बता रहा था, दोनों के हिसाब से अलग अलग दिशाएं आ जाती थी। कभी भी एक बिंदु का दिशा अलग अलग नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दो दिशाएं दिखाई लगती है। यह असंभव है, असंभव, यह असंभव है, कभी नहीं काट सकती, तो उसी को हम बोल सकते हैं क्वेश्चन फिर से समझेंगे। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो हम बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल या क्षेत्र बोल दे या बल बोल दे, एक ही बात है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काट सकती है भैया? तो क्योंकि एक ही बिंदु के दो दिशाएं उत्पन्न होने लगती है, जो कि असंभव है, असंभव है। बस अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बोला है, सम यानी क्या दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट सकती है? तो जी नहीं, यह भी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। तो हम यहाँ पे इसका हेडलाइन कर देंगे, यानी इस तरह से विद्युत क्षेत्र, या इस तरह से हम एक को दे देंगे और यहाँ दो दे देंगे। दूसरा का जवाब है, तो दूसरा का जवाब है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नहीं, समविभव सतह या सतहें कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते है। समविभवी सतह का प्रॉपर्टी ही नहीं होता है काटे, यानी जो समविभवी पृष्ठ होता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रॉपर्टी बोले तो विशेषताएं, उसकी विशेषताएं नहीं होती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। समविभवी पृष्ठ होते हैं वह समानांतर चलते हैं, उनके रेखाएं यह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपका यह 7 नंबर का आंसर हो गया। इसको आप रुक करके वीडियो को अच्छे से उतार लें और इसके बाद आगे देखेंगे। अगर यह हो गया तो इसे हम इरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग हमारे साथ लिखते चले, हम जैसे लिखते चल रहे हैं हमारे साथ साथ लिखें और फिर वीडियो को आगे पीछे करके समझ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन यह जो पढ़ाए हुए थे क्वेश्चन नंबर 7, यह 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था और यह 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2013 में क्वेश्चन पूछा है एक की धारावाहिक चालक में
वैद्युत धारावाहिक चालक में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं समविभवी तल समविभवी तल को परिभाषित करें। तल को परिभाषित करें। तल को परिभाषित करें। देखिए बोला है समविभवी तल को परिभाषित करें। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। कह रहा है कि धारावाहिक चालक में यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 आप पढ़ चुके हैं। 2000 क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहने का मतलब है कि धारावाहिक चालक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ध्यान सुनिए, धारावाहिक चालक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। हम इसका जवाब दे सकते हैं, यानी इस तरह से आंसर लिख करके हम बोल सकते हैं धारावाहिक चालक में आवेश न तो उत्पन्न होती, चाहे होता लिख देते, होता है और न ही नष्ट होता है। अतः वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। अगला बोल रहा है समविभवी तल को परिभाषित करें। समविभवी तल क्या है, ध्यान समझें। समविभवी तल का मतलब होता है वैसा तल जिसमें विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, उसे समविभवी तल कहा जाता है। समविभवी तल कहा जाता है। देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। धारावाहिक चालक में बोला है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। तो धारावाहिक चालक में आवेश का न तो नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। अतः विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। एक बात है और यहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं समविभवी तल क्या है, तो वैसा तल जिसमें विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है उसे समविभवी तल कहा जाता है। इतना तक हो गया। क्वेश्चन लास्ट देखेंगे, यह 9 नंबर क्वेश्चन। पहला चैप्टर में लघु उत्तरीय प्रश्न में 9 क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन बैंक के पूरे एक चैप्टर का पूरे क्वेश्चन हम बना दिए आपके। यह लास्ट देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 9 नंबर है, विद्युत आवेश के 2
मौलिक गुणों को लिखें। कह रहा है कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखो। देखिए विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण लिख रहा है। पहला नंबर तो हम ये लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी इसका एक मौलिक गुण है कि आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, अर्थात आवेश संरक्षण यानी संरक्षित होता है। हम लिख सकते हैं आवेश संरक्षित होता है। दूसरा नंबर बोल सकते हैं आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है। दो मौलिक गुण है, एक नंबर आवेश संरक्षित रहती है और दूसरा नंबर आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है। यह पूरे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए लेसन नंबर 1 के, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। जितने लघुत्तरीय प्रश्न थे सारे कंप्लीट हुए। 2 नंबर वाला प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए और 5 नंबर वाला प्रश्न अगले वीडियो से देखेंगे कल से।